हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए बात करेंगे आरडीएस इज नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में आरडीएस गिवन नहीं हो, आरडीएस दिया था तो देखिए हम लोग बात करते थे आरडीएस अगर गिवन है तो पहली बात जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देते थे। अगर आरडीएस सपोजेड गिवन था लेकिन उसके अंदर में इंटरमीडिएट आते थे तो उसको इंटरमीडिएट को हटाने के लिए कैसे करते थे वो भी देख लिए थे। अब कहते हैं अगर आरडीएस गिवन ही नहीं हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेनली आपको एडवांस के लेकर एडवांस में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई। बाकी मेडिकल वाले लोग हैं तो वो मेडिकल वाले ये इसे नहीं देखेंगे। प्लीज़ आप इसको, आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। ये एडवांस वाले के लेवल के, इसके आगे जितनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स लगभग आपका ख़त्म हो गया मेडिकल नीट के लिए, और जो भी होगा अब एडवांस लेवल का ही चल रहा है। अब जो कुछ भी इसके आगे चलेगा सब के सब एडवांस लेवल का। ठीक है, ठीक है। तो आगे का रिक्वायरमेंट आपके लिए ज़रूरत नहीं है, आपको कभी नहीं पूछेगा तो प्लीज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। इससे पीछे वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ आप जा करके देख लीजिए वीडियो, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ। ठीक है, आइए। तो जब नहीं होगा तो क्या बोलता है, यूज एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहली बात है एसटीडी स्टेट। एसटीडी का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल ऐसे स्टेट, एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एक अप्रोक्सीमेशन मानता हूँ, मतलब एग्जैक्ट तो है नहीं। तो एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिखा हुआ है एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में ए से सी बना प्रोडक्ट है, दीज आर द रिएक्टेंट है, दीज आर द प्रोडक्ट है, तो बी इंटरमीडिएट बनता है। बी का काम क्या होगा, बी बनेगा ए से बी बनेगा और बी खत्म होगा सी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमको क्या सीन बनता है, ए से बी बनता है और बी खत्म होता है सी बनता है। इसका मतलब जी ये एक ऐसा कंडीशन आता है जो ये ए से बना फिर ए से खत्म हुआ। तो क्या आपको समझ में आता है, ए कंप्लीट बनता है और सॉरी ए कंप्लीट बी में कन्वर्ट होता है, फिर बी कन्वर्ट होता है सी में? क्या नहीं, क्या होता है, ए जो होता है धीरे धीरे बन करके बी में बनने शुरू होता है। कुछ देर के बाद से अब बी सी में कन्वर्ट हो, यानी कि ये इधर से बनना भी शुरू होता है और ये इधर से, यानी कि ये इंटरमीडिएट का काम कर रही है। तो एक ऐसा समय आता है जो ए से जितना बन रहा है बी और बी जितना हो, बी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सी में। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम आता है जो जितना ए से बना वो बी में बना और बी उतना ही अमाउंट बी जो है कन्वर्ट हो गया सी में। तो वो एक समय क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कब, एक सर्टेन एकदम इंस्टेंट मोमेंट पे। पहली बात। दूसरी बात, तो इसी के लिए बोलते हैं एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। दूसरी बात, इसको ग्राफ जब लिखेंगे तो ग्राफ ऐसे होता है, एक्चुअल में ग्राफ ऐसे होता है। इंटरमीडिएट का जब भी ग्राफ देखेंगे ना तो ऐसे होता है, यानी कि दी जाता है इंटरमीडिएट, ये बनते जाएगा यहां तक बनेगा, उसके बाद से धीरे धीरे डीके होते होते जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहेंगे सर ऐसा जब होता तो पहले तो पूरे बी बना फिर बी खत्म हुआ, नहीं, बी ये बना, बी बना, अभी बी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये देखिए ये यानी कि सी में भी बदलना शुरू हो चुका है, ये सी में बदलना शुरू हो चुका है। ठीक है, इस पोजीशन पे, यानी कि ए से भी बन रहा है, सी में भी बन रहा है, यानी कि ए से बी में भी चेंज हो रहा है और बी से सी में चल रहा है, सी में चल रहा है। ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इससे ये बनता है फिर इससे ही। तो एक समय आता है जो कि जो बी का कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट होता है, थोड़े देर के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ होता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखो यहां से गया, लिटिल टाइम के लिए यहां पे कांस्टेंट हुआ और इस तरीके से ऐसे। इसी को हमने ब्रॉड में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे। इसको मानते हैं ये कांस्टेंट। कितने देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, लिटिल टाइम के लिए, लेकिन हम लोग को इसको समझना है, दैट्स व्हाई हमने इसको बड़ा फिगर बना दिया ताकि यहां से लेकर के यहां तक का हम कांस्टेंट मान लिए। ठीक है, ठीक है। आइए, तो इंटरमीडिएट को हमने कांस्टेंट मान लिया। अब आपको इंटरमीडिएट चेंज होता है तो डी ऑफ द इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स ऑल, दीज आर द, यही फंडा आपको याद रखना, यानी कि डी इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू जीरो जो होगा, यही फंडा आपको हमेशा से याद रखना है। राइट, राइट। इसी फंडे से हम चलेंगे, एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यही बोलते हैं, यानी कि ये इंटरमीडिएट सर्टेन टाइम, छोटे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस और नो? चलो नेक्स्ट बात करें टाइम के साथ। अगर अब देखिए, इनिशियली इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, शुरू में बढ़ता है, देन इट डिक्रीजेज फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड,
थोड़े टाइम पीरियड के बाद, देन इट डिक्रीजेज फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ द कंजम्पशन। क्या बोलता है भाई, देखो क्या बोलता, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, देन इट डिक्रीज, वो धीरे धीरे घटता है, फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, कुछ देर के लिए घटता है, एंड इफ रेट कहता है, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, क्या बोलता है, रेट ऑफ द कंजम्पशन, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन अगर दोनों सेम हुआ तो उसके लिए सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है, वी कैन एज्यूम दैट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा इस चीजों को समझने में। इंटरमीडिएट ये यहां से पहले इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीजेज फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। लेकिन इफ, ये दूसरा स्टेटमेंट, इफ अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट आर बिकम इक्वल टू द कंजम्पशन, तो वी कैन से दैट, ये इसका पार्ट है, तो वी कैन से दैट, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कांस्टेंट, तब कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यस और नो। अब देखते हैं, दिस इज एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। समझ में आया क्या, यस और नो। यस, थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है लेंदी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन भी है, मैथमेटिकल, टोटल मैथमेटिकल है। देखते हैं, ये 3 स्टेप्स दिया है, इसमें स्लो स्टेप क्या है, आरडीएस क्या है, वो कुछ नहीं दिया, आरडीएस के बारे में कुछ नहीं दिया, कुछ भी गिवन नहीं है। ये देखिए 2O3 से लेकर के 3O2 तक गया, O3 से O2 प्लस O गया, O2, अब देखिए यहाँ पे O2 प्लस O से आया तो O3 में बना, O3 प्लस O से गया तो 2O2 बना। ये कैलकुलेशन आर का वैल्यू पूछा, आर का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोलना, पहली बात इसमें आरडीएस इज नॉट गिवन, तो हम क्या बोलते हैं, यूज एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे। और हमने बताया था यूज एसटीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बोलो O3 है, O2 है, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, यानी कि ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है, यानी कि जो ऑक्सीजन इंटरमीडिएट का ये होता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे, डी ऑफ द ओ बाई डी टी इक्वल टू 0। यस सर, नो बोलो, यस। यानी कि यही फंडा मुझे याद रखना है हमेशा, ये एक अभी ध्यान रख लीजिए, यानी कि डी ऑफ ओ डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। आइए अब देखो, यहाँ पे तो नहीं दिया है ना आपका रेट ला एक्सप्रेशन क्या है, नहीं दिया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया है, स्लोएस्ट स्टेप क्या है, नहीं दिया है, नहीं दिया। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यूजिंग, तो हम सबके लिए लिखेंगे। तो पहले इसके लिए लिखते हैं, ये देखिए, इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या लिख दीजिए, बोलिएगा। अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन, दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए तो लिखना बड़े मुश्किल है, लेकिन आर का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ DO3 बाई DT बाई 2, ये तो लिख ही सकते हैं, इक्वल टू प्लस DO2 बाई DT बाई 3, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम किसी भी तरीके से निकाल दें, यानी कि ऑक्सीजन का वैल्यू को हटा दें और के के फॉर्म में ला दें तो काम बन जाएगा। बस इतना ही फंडा है। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूं, उसके बाद से करता हूं। देखो ये रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं, ये वाला। अब हमारे पास 3 स्टेप था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप था ना। इन तीनों स्टेप को जोड़ो, माइनस DO3 बाई DT को टोटल किया, प्लस DO2 बाई टोटल किया। ये टोटल क्या है, यानी कि 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में DO3 बाई DT आएगा। DO3 बाई DT करने के लिए देखिए पहले इक्वेशन नंबर 1 के बारे में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर है, दीज आर द रिएक्टेंट, दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट, ठीक है ना, हो ना, हो। ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर लिखना होगा तो मुझे क्या लिखता, R इज इक्वल टू K1 इंटू O3, ऐसा लिखता है, राइट। ओके, R इज इक्वल टू यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं क्या, माइनस DO3 बाई DT इक्वल टू क्या लिख दूं, बोलो। यहाँ पे लिखना होगा तो क्या लिखे, प्लस DO2 बाई DT। इसके बाद से और क्या लिखे, इक्वल टू क्या लिख दूं, प्लस DO बाई DT। कर सकता हूँ क्या। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे 1 लिखा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्यों लिखा 1 क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो ये टोटली, ये देखिए, ये टोटली यहाँ पे DO3 बाई D लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस DO3 बाई
dt जब लिखा हुआ है, इसके लिए जब लिखा हुआ है तो अब देखो यहां से एक इक्वेशन मिला, फिर से सेकंड इक्वेशन में O3 यहां पे फिर से मिलेगा, फिर से थर्ड इक्वेशन में फिर से मिलेगा, और इन तीनों को जोड़ दीजिए। अब तीनों को इसके लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, मैं एक लिख के दिखाता हूं, R इज इक्वल टू K1O3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस DO3 बाई dt। ऐसा कर दूं क्या, कर दूं। अब देखो यहाँ पे हमको DO3 बाई dt लिखना है, तो हम क्या लिख सकता हूं, माइनस K1O3 लिख सकता हूं क्या, बोलो, ऐसा लिख सकता हूं क्या, जरूर लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं इसको। ये माइनस के लिए टर्म मैंने इसके अंदर लेके चला गया, तो इसको मैं हटा सकता हूं इस फॉर्म से। उसी तरीके से यहाँ पे O3 है तो क्या करेंगे हम, O2 और O3 इसके लिए मैंने O3 का फिर से हटाएंगे, फिर इसके लिए K के फॉर्म में केवल हटाना है, K के फॉर्म में केवल हटाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया O3 बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 से है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके लिए ये 1 सेकेंड, ये किसके लिए, DO बाई dt के लिए टोटल निकालना है, DO नहीं करके यहाँ O2 कर दो, DO2 सॉरी नहीं, यहाँ पे DO लिखा हुआ है, DO बाई dt का टोटल कर दें। और यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पे देखिए इसके लिए लिख दिया, ये तो पूरा लिख दिया, इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है, O3 O2। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरमीडिएट है, इसको हटाना है, तो इंटरमीडिएट है ये DO2 है, इसे कोई बात नहीं, अगर ये वाला पता चल जाएगा तो ये वाला R का वैल्यू तो आपको पता चल ही जाएगा। तो DO बाई dt को टोटल करेंगे तो तीनों इक्वेशन में जो आएगा उसको लिए K के फॉर्म में, तीनों को लिखिए, इसको भी K के फॉर्म में, इसको भी K के फॉर्म में, इसको भी K के फॉर्म में, तो DO टोटल K के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद से पुट पाट कर देंगे, आ जाएगा। देखो कैसे, तो इक्वेशन नंबर 3 तो लिख लिया मैंने, तीनों के लिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 कर दिया। ओके, अब देखिए पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, R1 इज इक्वल टू K1O3 के पावर 1 और क्या होता है माइनस DO3 बाई dt प्लस DO3 बाई dt, और ये कर दिया 1 1 1 कर दिया। K2 बराबर क्या करें, K2 इंटू O2 इंटू O कर दिया, माइनस DO2 बाई dt माइनस DO बाई dt प्लस DO3 बाई dt कर दिया, ऐसा कर दिया। R3 बराबर K3O3 ये मैंने O3O माइनस DO3 बाई dt माइनस DO बाई dt, ये लिख सकता हूँ क्या, इक्वेशन देख लीजिए भाई, ये इक्वेशन देख लो, यहाँ पे कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस DO3 बाई dt कर दूँ इक्वल टू माइनस DO बाई dt इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख दूँ प्लस DO2 बाई dt अब बाई 2 कर दो, कर सकता हूँ कैसा, ये तो किया हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर दिया DO2 बाई dt, कर सकता हूँ, कर सकता। आइए अब देखो DO3 बाई dt टोटल के लिए लिखना होगा, तो कहाँ कहाँ है DO3 बाई dt, ये वाला DO3 बाई dt, वेर इज DO3 बाई dt, वेर इज DO3 बाई dt, ठीक है। अब ये चला जाएगा माइनस, ये वाला माइनस इसके सामने, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वैल्यू रह जाएगा, और ये क्या माइनस है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस DO3 किसके लिए लिखा, ये इसके लिए, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो माइनस K1O3, और इसके लिए ये वाला लिख सकता हूँ क्योंकि ये प्लस में, तो K2O और माइनस क्या लिख दिया, तो इसके लिए लिख दो, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये लिख दिया। अब हमको यहाँ लिखने के बाद इससे कुछ कॉमन ले लीजिएगा, देखिए माइनस K1O3 तो ये लिख दिया मैंने, प्लस इन दोनों का कॉमन ले लो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इंटरमीडिएट है, इसी को इसको इलिमिनेट करना है। और यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर तक K2O2 माइनस K3O3, ऐसा कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। अब इसी O को हटाना है, इस O को हटाना है, तो हमारे पास O टोटल दिया हुआ है, देखो O टोटल इक्वल टू क्या होता है 0, और 0 का वैल्यू अभी मैंने लिख के दिखाया, ये वाला का वैल्यू के लिए तीनों इक्वेशन में लिख लो, तीनों इक्वेशन में K1O3 माइनस K2O2O माइनस K3O3O, ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा लिख दूं। तो यहाँ पे जब 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाएगा,
तो आपको ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, K1O3 हो जाएगा। और ऑक्सीजन को रखना है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा भाई। जब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अरे निकाल सकते हैं, लेफ्ट राइट करके निकाल लीजिएगा। तो ऑक्सीजन से आपको एलिमिनेट करना है। अब आर का वैल्यू जो होता है, कहां पे आर का वैल्यू है भाई, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। आर का वैल्यू है K1, ये देखो K1 यहाँ पे है, K2 यहाँ पे है। चलो भाई K1 K3 K2 ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, और K3 इंटू O3 ऐसे कर दूं। ऑक्सीजन का वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। हाँ, किसी भी जगह पे यहाँ पे टोटल पुट कर देंगे तो भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे। और यहाँ पे आर का वैल्यू मैंने एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। आर इक्वल टू यहाँ पे हम लिख दें, आर इक्वल टू क्या लिख दें, यहाँ पे तीनों को वैल्यू लिख दो। ये पुट कर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये वाला पुट कर दो। इसी को जगह पे यहाँ पे मैंने बता रहा, ये देखिए इसके जगह पे हमने पुट करना है। मुझे क्या पुट करना है, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला है, ये वाला एक्सप्रेशन को पूरा ये वाला पुट करना था, ठीक है। वो पुट करने के लिए हमने ये कॉमन लिया है इसे। अब ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का अभी मैंने जो रिजल्ट आया है, इस ऑक्सीजन को पहले यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे पुट करने के बाद से जब देखेंगे तो पूरी तरीके से ये O2 और O3 के फॉर्म में आ जाएगा। और इसी को उठा करके वो ऊपर वाला इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आर का वैल्यू आ जाएगा। आप कर पाएंगे, बहुत आसान है, मतलब कि थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कुछ बात नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के लिए पता चला। ऑक्सीजन को कहाँ पुट करेंगे भाई, मैं फिर से दिखा दूं, ऑक्सीजन को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो आपको DO3/dt मिल जाएगा। और DO3/dt कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ये माइनस रह जाएगा, यहाँ पे DO3/dt/2 कर देंगे। ये सब कुछ कट कुट करके आपके पास फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। आप देख लेना, पूरी तरह से कट कुट करके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो अगर मैं पूछ लूँ इसके लिए वैल्यू, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसमें अगर पूछना पड़े मुझे ये K1 का क्या होगा, K2 का क्या होगा, तो क्या बताइएगा। तो देखिए कितना मैंने अजीबो गजीब रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। तो इसीलिए कहा जाता है दीज आर द एक्सपेरिमेंटल। अगर एक्सपेरिमेंट, तो हम तो अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल नहीं निकाल रहे हैं, हम तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, दीज आर ओनली फॉर एडवांस, और किसी के लिए नहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ, अगर इस दोनों में से किसी एक का रिएक्टेंट का बोलता है कि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है या इसका अमाउंट ज्यादा है, तो दोनों के लिए दो केस हो जाए। अगर इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो ये चीजें यहाँ पे केस में देखिए। केस 1 में कहता है O2 अगर ज्यादा मच ग्रेटर देन O3, तो O2 बहुत ज्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये वाला टेंस टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब O2 यहाँ पड़ेगा। तो देखिए K1 K3 O3 स्क्वायर और ये K2 O2 क्योंकि जिसको नेग्लेक्ट करते हैं टेंस टू 0 कर दीजिएगा। तो क्या मिलेगा, K1 K3/K2 और ये हो जाएगा O3 स्क्वायर और O2 के पावर -1। कर सकते हैं क्या, यस और नो, यस। आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर O3 O2 सब काफी नेग्लिजिबल है, O3 काफी ज्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे, O3 यानी कि O2 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा मुझे। O2 को नेग्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख लो, अगर O2 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा तो ये वाला चीजें का टेंस टू 0 यानी कि ये वाला फॉर्म आ गया। तो ये वाला फॉर्म में क्या बोले, ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या जो 1 हो जाएगा, यानी कि K1 O3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो K1 O3 आया है, इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप अभी तक का मतलब कि ये कभी कभी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हालांकि हम लोग को है, अभी तक का एडवांस लेवल का भी पेपर खत्म, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो चुका है। देखिए हालांकि ये पढ़ना है, ये कॉम्प्लिकेशन द फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करना है, कॉम्प्लिकेशन यानी कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में सीरीज रिएक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। बट यहां से नीचे में अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं, यहां से नीचे में एक भी एडवांस का क्वेश्चन कभी भी नहीं बना है।
अभी तक एडवांस का क्वेश्चन का टच यहाँ से इस एरिया से कभी उठाया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ये सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है। तो मैं इसके लिए फिर नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा इसके लिए कैसे कैसे पढ़ना, ठीक है। चले थोड़ा सा अब बिल्कुल एडवांस में भी मैं बता रहा हूँ, एडवांस में भी आज तक इधर से टच नहीं किया है, लेकिन सिलेबस में है तो इसे हम पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो चलिए विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर सब समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर दीजिएगा, राइट। चले ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।